आइए शुरू करते हैं। इतिहास चैप्टर संख्या 11 और चैप्टर संख्या 11 का नाम है 1857 एक पुनरावलोकन। जिस टॉपिक पर हम सब चर्चा करने वाले हैं, इस टॉपिक का नाम है 1857 एक पुनरावलोकन। एक बात मैं आपको बता दूं, 1857 एक वर्ष है, खास वर्ष है। हालांकि हर 56 भी एक वर्ष रहा है, 58 भी एक वर्ष है, ये 2022 चल रहा है, यह भी एक वर्ष है। लेकिन हर वर्ष का अपना एक खास महत्व होता है। जैसे 2019 फेमस हो गया कोविड के कारण, ठीक है ना। कोविड-19 कोरोना वायरस 2019 में आया, इसलिए उसका नाम पड़ गया कोविड-19। गलत नहीं सही? हर वर्ष का कोई अपना ना खास इंपॉर्टेंस होता है, लेकिन कुछ वर्ष ऐसे होते हैं जिस साल ऐसी घटनाएं घटती है कि इतिहास में वह साल अमर हो जाता है। गलत किसे? जैसे 1857 इसमें बहुत सारी घटनाएं घटी होंगी, लेकिन सबसे ज्यादा जो महत्वपूर्ण घटना थी वह भारत में औपनिवेशिक सत्ता के विरुद्ध भारत के सिपाहियों के द्वारा किया गया एक विद्रोह, जिसको सिपाही विद्रोह के नाम से जानते हैं। 1757 में भी बहुत सारी घटनाएं घटी होंगी, बहुत सारे युद्ध हुआ होगा, बीमारियां भी आई होंगी, लेकिन उन सारे में ज्यादा फेमस था कौन? 1757 ईस्वी में अंग्रेज और बंगाल के नवाब सिराजुद्दौला के बीच प्लासी का युद्ध। गलत सही? 1600 ईस्वी में बहुत सारी घटनाएं घटी, लेकिन ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना एक ज्यादा महत्वपूर्ण बात है, क्योंकि उस कंपनी ने विश्व के अधिकांश देशों पर अपना औपनिवेशिक साम्राज्य की स्थापना कर लिया, है ना बात। तो 1857 पुनरावलोकन, पुनरावलोकन का मतलब पुनः अवलोकन। इसका मतलब एक बार कहीं देखे हुए हैं तो अपनी दूसरा बार देखने की बात हो रही है। एक बार कभी न कभी आप सबने इसके बारे में देखा है, चर्चा किया है, दूसरी बार आपको मैं दिखाने का प्रयास कर रहा हूं। मन में प्रश्न होगा तो हम तो कभी पढ़े नहीं, तो मैं आपको याद दिला दूं, कक्षा 8 में आधुनिक भारत का इतिहास पढ़ना है और सिपाही विद्रोह आधुनिक भारत की ही कहानी। गलत सही? तो 1857 एक पुनरावलोकन भारत का इतिहास या भारतीय स्वतंत्रता संग्राम का इतिहास क्रांतियों का इतिहास रहा। ईस्ट इंडिया कंपनी भारत में आई तो एक व्यापारिक कंपनी के रूप में आई। गलत की सही? लेकिन धीरे धीरे यहाँ की खंडित राष्ट्रीयता को देखा, लोगों में वैमनस्य की भावना को देखा, एकता और भाईचारा की भावना को, अभाव को देखा। इस मजबूरी का उसने क्या किया? फायदा उठाया, लाभ उठाया, और लाभ उठा करके एक काम कर दिया, भारतीयों का आपस में तोड़ने का काम किया, तोड़कर अपने शासन की शुरुआत कर दिया। गलत की सही? तो व्यापार करने वाली कंपनी धीरे धीरे शासन करने वाली एक संस्था बन गई, और यह बनी कब? 1757 में। 1757 में जब भारत का सत्ता ईस्ट इंडिया कंपनी के हाथों में गया, तो नियम एक बात आप जान लो कि सत्ता जिसके हाथ में जाती है वे अपने पद, बल और पैसा का दुरुपयोग करते हैं। आप ईमानदार तब तक हैं जब तक आपके पास पैसा नहीं है और किसी को शोषण करने का आपको अवसर नहीं मिलता है, मौका नहीं मिलता है। गलत कि सही? तो
1857 का जो विद्रोह है इसको हम इतिहास में सिपाही विद्रोह के नाम से जानते हैं। तो ये 1857 का विद्रोह क्यों हुआ, यहाँ से 4 प्रकार के प्रश्न परीक्षा में आगे पीछे करके पूछा जाता है। तो मन में होगा प्रश्न कौन कौन है जो यहाँ से पूछा जाता है। तो पहला प्रश्न आपसे पूछेगा विद्रोह के कारण। पहला प्रश्न क्या आ सकता है, विद्रोह का कारण पर एक प्रश्न आपसे पूछ सकता है। दूसरा प्रश्न आ सकता है विद्रोह के परिणाम। तीसरा तात्कालिक कारण। तीसरा असफलता के कारण। तीसरा क्या हो गया, असफलता के कारण। चौथा आपसे पूछ सकता है स्वरूप। मेरे ख्याल से ये 5 ही मेन प्रश्न है जो सिपाही विद्रोह से क्या होता है, पूछा जाता है। कोई दिक्कत? तो आइए इन सारे प्रश्नों पर एक एक करके हम सब क्या करें, चर्चा करें, प्रकाश डालें। तो सबसे पहला प्रश्न होगा ये जो सिपाही विद्रोह था जो 1857 में हुई, इस विद्रोह का कारण क्या था। तो सिपाही विद्रोह के चाहे जितने भी कारण हैं, इन सारे कारणों को हम कई टॉपिकों में बांट कर अध्ययन कर सकते हैं। पहला कारण हम लेंगे क्या, राजनीतिक कारण। क्या होगा, राजनीतिक कारण। दूसरा कारण क्या होगा, आर्थिक कारण। तीसरा क्या होगा, सामाजिक कारण। चौथा होगा धार्मिक कारण। पांचवा होगा सैनिक कारण। छठा भी है, और सैनिक कारण को ही हम तात्कालिक कारण के नाम से जानते हैं। मतलब इसी को हम तात्कालिक कारण के नाम से भी क्या करते हैं, जानते हैं। तो आइए सबसे पहले चर्चा करेंगे हम राजनीतिक कारण। पहले चर्चा क्या करेंगे हम राजनीतिक कारण पर चर्चा करने का प्रयास करें कि आखिर वजह क्या था सिपाही विद्रोह का, क्या राजनीतिक कारण था। आपको बता दें कि ईस्ट इंडिया कंपनी अपने भारत के कारोबार को देखने के लिए हर जिला में एक प्रतिनिधि नियुक्त करते थे, और सब प्रतिनिधियों के ऊपर एक सबसे बड़े प्रतिनिधि होते थे जिन्हें गवर्नर, प्रारंभ में उसे गवर्नर कहा गया, बाद में अलग अलग अधिनियम पारित करके उसे पद वही रहा, लेकिन पद का वैल्यू, पद का पावर, ओहदा का पावर बढ़ा दिया, और अंत में आके बन गया गवर्नर जनरल। पहले बंगाल का गवर्नर, फिर बंगाल का गवर्नर जनरल, और पुनः बंगाल के गवर्नर जनरल को भारत का गवर्नर जनरल कहा जाने लगा। राइट, आपको बता दें, इसी पर चर्चा कर लिया जाए गवर्नर के इतिहास पर। अगर आपसे प्रश्न करें कि ईस्ट इंडिया कंपनी ने बंगाल का पहला गवर्नर किसे बनाया, तो बंगाल का जो पहला गवर्नर था रॉबर्ट क्लाइव। क्या नाम था, रॉबर्ट क्लाइव। रॉबर्ट क्लाइव बंगाल का पहला गवर्नर था, और बंगाल का अंतिम जो गवर्नर था उसका नाम था वारेन हेस्टिंग्स। और वारेन हेस्टिंग्स के काल में ही एक ऑर्डिनेंस आया था, रेगुलेटिंग एक्ट 1773 में, और रेगुलेटिंग एक्ट के द्वारा बंगाल के गवर्नर के पद को बढ़ा दिया गया और नाम रखा गया बंगाल का गवर्नर जनरल। तो वारेन हेस्टिंग्स ही व्यक्ति था जिसके पद को प्रोन्नत कर दिया गया, और वारेन हेस्टिंग्स को ही बंगाल का प्रथम गवर्नर जनरल बना दिया गया। अंतिम गवर्नर को ही बंगाल का प्रथम गवर्नर जनरल बना दिया। लगातार बंगाल का गवर्नर जनरल यही रहे, 5 वर्ष का कार्यकाल होता था, 5 वर्ष के बाद हट जाते थे, पुनः नया व्यक्ति आते थे। कुछ रहे, कुछ लोग 7 वर्ष रहे, कुछ वर्ष लोग उससे पहले भी हट गए हैं, लेकिन सामान्य कार्यकाल था 5 वर्षों का। 1833 में एक अधिनियम पारित हुआ था अंग्रेजों के द्वारा, हर 10 वर्ष पर, 15 वर्ष पर, 20 वर्ष पर नया नया कानून लाता था। 1833 में कानून बना, उस कानून के तहत बंगाल के गवर्नर जनरल के पद को प्रमोट कर दिया और उसे कर दिया गया भारत का गवर्नर जनरल।
और बंगाल का जो अंतिम गवर्नर जनरल था उसका नाम था लॉर्ड विलियम बेंटिक। ये बंगाल के अंतिम गवर्नर जनरल हो गए और इसी के शासनकाल में 1833 में एक अधिनियम आया था। उस अधिनियम के तहत बंगाल के गवर्नर जनरल को संपूर्ण भारत का गवर्नर जनरल बना दिया गया। बात समझ गए? और आपको बता दें, थोड़ा इसे और आगे चल ले, 1857 में सिपाही विद्रोह हुआ। भले इस विद्रोह में हम असफल हो गए, हार गए, अंग्रेज हम पर हावी हो गया, लेकिन एक बात हुआ, इस विद्रोह ने अंग्रेजों को एक सीख दिया कि भारतीयों में एकता की भावना अब जागृत हो रही है। क्योंकि सिपाही विद्रोह का सबसे बड़ा इंपॉर्टेंस, महत्व इस बात में था कि हिंदू और मुसलमान क्या हो गए थे, एक हो गए थे। गलती की सही? अंग्रेजों ने तो लड़ाने के लिए रतौना, मध्य प्रदेश के सागर जिला में रतौना गांव है, जहां अब्दुल भाई गनी को देखा कि मुसलमान का नेता है, वहां कसाई खाना, बुचरा खाना बना दिया। हिंदू आबादी थी, यहाँ गाय बैल को काटा जाएगा तो हिंदू भड़क जाएगा, हिंदू मुसलमान लड़ लेगा। लेकिन अब्दुल भाई गनी ने कहा यहाँ बुजुर्ग खाना क्या होगा, नहीं खुलेगा। अंग्रेज बुझ गया कि हम कोनो प्रयास करेंगे, अब सफलता हमको मिलने वाली नहीं है। ये हिंदू मुसलमान बाद में अपने आप को समझता है, ये पहले अपने आप को इंडियन समझता है। तो सबसे महत्वपूर्ण बात था कि अंग्रेजों ने इससे पहले हिंदू और मुसलमान के नाम पर मतभेद पैदा करने का काम किया। लेकिन सिपाही विद्रोह के समय कुछ ऐसी राजनीतिक, सामाजिक, आर्थिक, सैनिक परिस्थितियां उत्पन्न हो गई थी कि हिंदू मुसलमान अपने आप को क्या हो गया, भूल गया। सबका एक ही नारा था, दो फिरंगियों को मार के भगाओ। सुभाष कुमारी चौहान ने भी लिख दिया यहाँ पर, सिंहासन हिल उठे राजवंशों की भ्रुकुटी तानी थी, गुमी हुई आजादी की कीमत सबने पहचानी थी, दूर फिरंगी को करने को सबने मन में ठानी थी, चमक उठी 57 में वह तलवार पुरानी थी, बुंदले हर बोलो के मुंह से हमने सुनी कहानी थी, खूब लड़ी मर्दानी वह तो झांसी वाली रानी थी। 16 वर्ष की अवस्था में, आप सबकी उम्र की ही वह लड़की थी उस समय, छबीली मणिकर्णिका, मनु के नाम से जिन्हें जाता था, कमाल कर दिया। वैसी वीरता का करिश्मा किसी क्रांतिकारी ने दिखाने का काम नहीं किया जितना कि झांसी की रानी लक्ष्मीबाई ने दिखाया था। हाँ, हीरो एक था, हमको देखने पर किन्नर जैसा उसका चेहरा लगता है, उसने पीछे से वार किया, हालांकि प्रशंसा किया है। हीरो जो मारने के बाद प्रशंसा किया कि सिपाही विद्रोह में अगर सबसे बड़ा कोई क्रांतिकारी था तो लक्ष्मीबाई थी, पानी पिया दिया था उसको। तो विलियम बेंटिक जो बंगाल के अंतिम गवर्नर और भारत के प्रथम गवर्नर जनरल थे, बात समझ गए। और सिपाही विद्रोह के बाद 1858 में एक अधिनियम पारित हुआ। इस अधिनियम के द्वारा गवर्नर जनरल के पद को ही समाप्त कर दिया गया और वहां पर एक नया पद का सृजन किया गया जिसका नाम था वायसराय। और भारत का अंतिम गवर्नर जनरल था लॉर्ड कैनिंग। सिपाही विद्रोह के समय कौन था? लॉर्ड कैनिंग। और इसी कैनिंग के पद को प्रोन्नत करके वायसराय बना दिया गया। तो भारत का प्रथम वायसराय भी लॉर्ड कैनिंग ही था। अब कहिएगा सर, गवर्नर जनरल और वायसराय में डिफरेंस क्या था, अंतर क्या था दोनों में? तो मैं आपको बता दूं, दोनों में अंतर ये था, जो गवर्नर जनरल थी वह कंपनी के प्रति वफादार था क्योंकि उसकी नियुक्ति कंपनी के द्वारा किया जाता था। और जो कैनिंग, जो वायसराय का पद आया, यह महारानी के प्रति वफादार हो गया क्योंकि वायसराय की नियुक्ति महारानी के द्वारा किया जाता था। ये लाइन समझने में दिक्कत हुआ? तो राजनीतिक कारण क्या था सिपाही विद्रोह का? तो आपको बता दें, राजनीतिक कारण तो बहुत सारा था। किसी भी विद्रोह की चिंगारी एकाएक नहीं आता है। विद्रोह की पृष्ठभूमि बहुत वर्षों से चलता रहता है। अचानक कुछ ऐसी घटनाएं घटती हैं जो विद्रोह के लिए तत्कालिक कारण माने बारूद का काम कर देता है। तो 1757 के पलासी के युद्ध के बाद से ही लोगों के मन में, सिपाहियों के मन में, किसानों के मन में, उद्योगपतियों के मन में, गलत सही, सिपाहियों के मन में चिंगारी सुलग रही थी। लेकिन एक हवा झुक्का झोंका देने की क्या थी
हवा का झोंका आ नहीं रहा था। तो कारण क्या था? तो राजनीतिक कारण में पहला कारण मैं बता दूं, शुरुआत में अगर कहूं, पुस्तक में हालांकि लिखा नहीं है लेकिन वह भी एक कारण माना जाएगा कि लॉर्ड रॉबर्ट क्लाइव 1765 में इलाहाबाद की संधि किया था, उसमें मुगल बादशाह को पेंशन भोगी बना दिया था। चिनगारी यहां से मैं ले सकता हूं। अगर रॉबर्ट क्लाइव ने इलाहाबाद की संधि में मुगल बादशाह को पेंशन भोगी नहीं बनाता तो शायद क्रांति की आग यहां से नहीं शुरू होती। दूसरा, लॉर्ड डलहौजी जिन्होंने भारत में रेलवे की शुरुआत किया, उन्होंने हड़प नीति शुरू किया था। कौन नीति? डलहौजी की हम बात कर ले, डलहौजी, इन्होंने हड़प नीति शुरू किया था। कौन नीति? हड़प नीति। उसके इसको हम राजलाय की नीति भी कहते हैं। बात समझ गए? राजलाय नीति। हड़प नीति में क्या था? इसने एक नियम बना दिया कि जिस राजा के पास अपन संतान नहीं, अपन बेटा नहीं है, उसके मर जाने के बाद उसका रियासत किसका हो जाएगा? अंग्रेजों का हो जाएगा। किसका हो जाएगा? और आपको बता दो, उस समय बहुत ऐसे रियासत थे, जैसे मराठों के अंतरिम पेशवा बाजीराव द्वितीय, अपना बाल बच्चा नहीं था, उन्होंने नाना साहब को गोद ले रखा था, उनको उत्तराधिकारी मानने से निकाल कर दिया। लक्ष्मीबाई को भी अपना बेटा नहीं था, एक हुआ था, 3 महीने के बाद मर गया, उन्होंने एक बच्चा को गोद ले रखा था, अंग्रेजों ने मानने को तैयार नहीं था। कहा कि राज तुम जब तक जिंदा रहोगे तुमको 5,000 के महीना मिलेगा, तुम्हारे मर जाने के बाद तुम्हारा राज्य किसका हो जाएगा? अंग्रेजों का राज्य हो जाएगा। अंग्रेज अपने साम्राज्य विस्तार करने के लिए, लॉर्ड डलहौजी अपने राज्य को विस्तार करने के लिए पहला तो हड़प नीति अपनाया, गोद लेने की प्रथा पर रोक लगा दिया। क्या लगा दिया? गोद लेने की प्रथा पर रोक लगा दिया। कहा कि जिसको बेटा नहीं है, नियम है कि भतीजा को, भांजा को अपना उत्तराधिकारी बना देता है, अपनी सारी प्रॉपर्टी उसके नाम से लिख देता है। कहा कि ना तुम गोद भी नहीं ले सकते हो। डलहौजी ने कुछ ऐसे रियासत थे जैसे सतारा, नागपुर, अवध, ऐसे 10 राज्य ऐसे थे जिन पर कुशासन का आरोप लगाया। कुशासन मतलब तुम अच्छा तरीका से शासन नहीं करते हो, इस कारण मैं तुम्हारे राज्य को हड़प कर कंपनी में क्या कर लेता हूं। तो कुशासन का आरोप लगाकर कई राज्यों को इसने अपने क्या कर लिया? हड़प लिया। इतना ही नहीं, इतना ही बात नहीं है, बहादुर शाह जफर के वंशजों को लाल किला खाली करने का आदेश डलहौजी ने दिया था। लाल किला जिसका निर्माण शाहजहां ने कराया था और मुगलों की राजधानी हुआ करती थी। मुगल वंश के जितने भी राजा थे अपने पूरे परिवार के सहित लाल किला में ही रहा करते थे। लेकिन जब डलहौजी गवर्नर बना तो बहादुर शाह जफर के पुत्रों को लाल किला खाली करने का क्या दे दिया? आदेश दे दिया। इतना ही नहीं, सिक्का पर पहले मुगल शासकों का फोटो हुआ करता था, उनका नाम हुआ करता था। अंग्रेजों ने क्या किया? सिक्का पर से मुगल बादशाह का फोटो भी हटवा दिया, नामों हटवा दिया। अपन कई गवर्नर जनरल जिन्होंने अपना फोटो सिक्का पर लगवाया हुआ था। पुराना सिक्का अगर आपके पास हो तो आप देख सकते हैं। सिक्का पर से नाम हटवा देना, उनका फोटो हटवा देना, ये तो बेइज्जती हो गई। जब भी कोई अंग्रेज आता तो मुगल दरबार में जाकर के उन्हें इनाम देता, समय समय पर उनके सामने नतमस्तक होता। नतमस्तक होना तो दूर की बात कर दिया जाए, सीधे कहा कि लाल किला ही क्या कर दो। और आपको बता दें कि भारत के लोगों में मुगल शासकों के प्रति क्या थी? सम्मान की भावना थी। लोग मुगलों का सम्मान करते थे। मुगल भले ही प्रारंभ में विदेशी था, लेकिन बाबर ने जब भारत की जलवायु, भारत के लोग, भारत के दर्शन, भारत के लोगों के विचार को देखा तो कहा कि नहीं, मैं भले ही मध्य एशियाई था हमारे पूर्वज, लेकिन मैं इंडियन रहूंगा। मैं यहाँ की प्रॉपर्टी को लूट कर अपने देश में नहीं ले जाऊंगा, बल्कि यहाँ के संसाधन को मैं जो भी कमाऊंगा इंडिया में ही क्या करूंगा? लगाऊंगा, क्योंकि इंडिया अब हमारा क्या हो गया? कंट्री हो गया। तो लोगों के मन में मुगलों के प्रति बड़ा सम्मान की भावना थी और अंग्रेजों ने इस सम्मान को ठेस पहुंचाने का क्या किया था? ये हो गया आपके राजनीति कारण। अगर केवल 2 नंबर का प्रश्न पूछे कि सिपाही विद्रोह के राजनीतिक कारण को लिखे तो जो मैं बोला हूं नहीं, डलहौजी के द्वारा गोद लेने की प्रथा को समाप्त कर दिया जाना, डलहौजी की राजलय नीति,
कुशासन के आरोप पर कुछ राज्यों को मिला लेना, मुगल बादशाह के लाल किला खाली करने का आदेश दे देना, सिक्का पर से उनका नाम हटवा देना, पिक्चर हटवा देना। 2 नंबर का प्रश्न में 5 लाइन लिखेंगे तो दे देगा, क्योंकि टू द पॉइंट वाली बात है। दूसरा हम बात करते हैं आर्थिक कारण की। दूसरा कौन कारण की बात करें हम? अगर हम आर्थिक कारण की बात करें तो सिपाही विद्रोह के कई आर्थिक कारण भी थे। अब आर्थिक कारण में क्या था? एक बात तो है, आप सभी जानते हैं, अगर एक लाइन में कह दिया जाए तो अंग्रेजों के आने के पहले हमारा भारत बहुत समृद्ध था। भारत को सोने की चिड़िया कहा जाता था। भारत का जो वस्त्र उद्योग था इतना ज्यादा फेमस था कि कहा जाता है कि रोम की लड़कियां, युवतियां भारत के मलमल का दीवानी थी। जैसे आजकल के बच्चे रूठते हैं तो पिताजी मनाने के लिए कहते हैं कुरकुरे खरीद के ला देंगे। नहीं, ये जिम्मेवार गार्जियन ऐसा शब्द नहीं कहते हैं। गलती की सही, बच्चों को बड़ा सुंदर लगता है, कुरकुरे ज्यादा अच्छा लगता है, चलो 10 रुपया समोसा खा लेना। अपने औकात के हिसाब से बोला हूं मैं, क्योंकि सबके फादर की औकात ऐसी नहीं है। आज ना लाइए ना, आज अभी ना आए। तो हमने कहा चलो वो कल वाला था, आज वाला। तो हमने कहा कि आर्थिक कारण की अगर हम चर्चा कर दें तो हमारा भारत समृद्ध था, लेकिन जब अंग्रेज आया तो अंग्रेज ने भारत में अनेक सारे बदलाव किए। जैसे बदलाव क्या किया? तो भारत को केवल कच्चा माल के लिए प्रयोग किया। किसके रूप में? कच्चा माल के रूप में प्रयोग किया। यहां आया तो नील की खेती, कपास की खेती, जूट की खेती, चाय की खेती करवाने पर मजबूर कर दिया। दूसरा आर्थिक कारण में जब अंग्रेज आया तो उसके बड़े बड़े कल कारखानों के सामने भारत का मशीन टिक नहीं सका। मतलब यहाँ का सारा लघु वह कुटीर उद्योग क्या हो गया? बंद हो गया, खत्म हो गए। हजारों की संख्या में कारीगर क्या हो गए? बेरोजगार हो गए। तीसरा, भारत लोग जो अपने खेतों में खाद्यान्न का उत्पादन करते थे, ऐसे अंग्रेजों ने क्या कर दिया? कृषि का व्यवसायीकरण कर दिया। व्यवसायीकरण करने के बाद तो हम पहले ही बोल दिया हूं कि तुम अपने खेत में वही उगाओ जो इंग्लैंड के कंपनी में क्या था, डिमांड था। यहाँ अकाल और भुखमरी पड़ने लगी। लोग नील थोड़ी ना खाएगा, कपास थोड़ी ना खाएगा, ये तो चावल और गेहूं खाएगा। तो किसानों के मन में भी अंग्रेजों के प्रति क्या थी? ये थी। उसके बाद राजस्व की नीतियां आपको हम पहले ही बता दिया हूं। अंग्रेजों ने राजस्व संग्रह करने की जो भी नीति अपनाई, चाहे वो अस्थायी बंदोबस्त हो, चाहे महलवारी हो, चाहे रैयतवाड़ी व्यवस्था हो, तीनों व्यवस्था अंग्रेज अपने हित को ध्यान में रखकर ही बनाया था। इससे भारतीयों को हित क्या हुआ? नहीं हुआ, जो विद्रोह का कारण बना। सामाजिक कारण में की बात करते हैं तो अंग्रेजों ने हमारे सामाजिक क्षेत्र में भी अनेक सारे बदलाव किए। जैसे सती प्रथा हमारे समाज में था। हमारे समाज में क्या था? बाल विवाह था। उसके बाद क्या था? कुछ आदिवासी में नरबली प्रथा थी। सही बोल रहा हूं, नरबली प्रथा थी। कन्यावध भी था। हाँ, उसके बाद विधवा विवाह नहीं था। इसने क्या कर दिया? लागू कर। क्या था सुन लीजिए पहले। तो सामाजिक कारण में क्या था? तो हमारे समाज में बहुत सारी परंपराएं थी, प्रथाएं थी। याद रखेंगे, हमारी प्रथा चाहे अच्छी हो या बुरी, मेरे लिए अच्छी ही होती है। गलत सही, भले ही वर्तमान समय में वह प्रथा आपके लिए ठीक नहीं रहा, लग रहा हो, लेकिन जो चलती आ रही है हम लोग उसको मानते हैं, स्वागत करते हैं, सम्मान करते हैं। गलत कि सही? तो सती प्रथा क्या था? तो हमने पहले ही आपको पढ़ाया है कि पति के मर जाने के बाद पत्नी को जिंदा जला दिया जाता था। और इस प्रथा की शुरुआत गुप्त काल में हुई थी। और सती प्रथा का प्रमाण भानुगुप्त के एरन अभिलेख से मिलती है। और यह अभिलेख 510 ईस्वी में लिखा गया था। चर्चा पहले हो चुकी है।
यह प्रथा भारतीय समाज के लिए अभिशाप था कि पत्नी मर गई, पति मर गया तो पत्नी को जिंदा जला दो, अगर ही पत्नी मर गया तो परंपरा हो जाए पति को भी जला दो, ना ही तो दूसरा ब्याह कर लेगा वो। परंपरा गलत थी ना। न्याय समानता की होनी चाहिए, लेकिन समानता नहीं, असमानता तो भेदभाव था स्त्रियों के साथ और अमानवीय प्रथा थी। किसी इंसान को जिंदा जला देना है तो अमानवीय परंपरा हो गई ना। देखिए भारत के बहुत बड़े समाज सुधारक थे, नाम आपने सुना होगा, राजा राम मोहन राय। रियल नाम था मोहन राय। इन्हें राजा की उपाधि मुगलों ने दिया था, औरंगजेब ने दिया था। मोहन राय को राजा की उपाधि किसने दिया? मुगलों ने, मतलब राजा का नाम तो औरंगजेब ने इसे दिया था। पहला इंडियन जो इंग्लैंड गए थे राजा राम मोहन राय थे। समुद्र को पार करने वाले पहले इंडियन राजा राम मोहन राय थे, इससे पहले कोई नहीं पार किया था। इनके कारण इनके घर के लोगों ने इनको निकाल दिया। लेकिन भाई मर गए, राजा राम मोहन राय के दिन अपने भाभी से विवाह कर ले तो इस कारण कुपात्र हो गया। तो कहा कि विरोध तो करना होगा ना किसी न किसी को। पहले जितना सिद्धांत लोग मंच पर खड़ा होकर देते हैं, अगर वो सिद्धांत अपने व्यवहारिक जीवन में लागू कर दे तो समाज में किसी प्रकार की बुराई होगी ही नहीं। लेकिन जो व्यक्ति मंच पर जितना सुंदर सुंदर बात बोलेगा, चिकना चुपड़ा बात करेगा अपनी लाइफ में, उससे वैसे करप्ट कोई हो नहीं सकता है। 99% सही बोल रहा हूँ, इसको मानो या ना मानो। जो दहेज प्रथा का खूब विरोध करते हैं वो करोड़ों रुपया दहेज करना बेटा बेटी के ब्याह में। आज जौन मंच पर खड़ा होकर जौन सास अपना पुतों के जितना बड़ाई करे उतना से चंडाल को न हो नहीं सकती। यो भाई सही बोल रहा है, मैंने अपने लाइफ में क्या किया है देखा है, अनुभव है। हाँ, समाज के सामने दिखाएगा कि नहीं हमसे बेटा तो कोई है ही नहीं। तो प्रश्न क्या है, सती प्रथा में समझ गए। राजा राम मोहन राय ये किए। उस समय भारत के जो गवर्नर थे उसका नाम था लॉर्ड विलियम बेंटिक, इन्होंने सपोर्ट किया। और 1829 में सती प्रथा की समाप्ति कब हुआ? 1829 में लॉर्ड विलियम बेंटिक राजा राम मोहन राय के करने से इस प्रथा को क्या कर दिया, बड़ा विरोध किया लोगों ने। नहीं तो परंपरा निमन था, हटा काहे दिया। बाल विवाह, कम उम्र में शादी हो जाया करती थी, जल्दी सही 8 साल के बाद शादी होने की। 8 साल की लड़की को पता नहीं हुआ विवाह होता क्या है, विवाह का उद्देश्य क्या है, विवाह करने से क्या लाभ क्या हानि, सब पता नहीं है, उसका विवाह कर दिया जाता था। अंग्रेजों ने बाल विवाह की परंपरा पर भी 1833 के अधिनियम के द्वारा बाल विवाह की परंपरा पर भी रोक लगाया गया। 1833 में नर माने आदमी, तो बलि माने आदमी की भी हत्या की जाती थी। आदिवासियों की परंपरा थी। हमने अंतिम बार देखा था शायद 1998 या 99 में परंपरा चुरा के लोग कर रहा था। आदिवासी झारखंड की कहानी कहां से मीडिया वाला पहुंच गया, कवरेज करके दिखा दिया। सरकार ने बड़ा टाइट एक्शन लिया था। 99 या 2000 की कहानी है। आदिवासी की परंपरा अपने देवता को प्रसन्न करने के लिए उनकी मन्नत है कि जैसे इस वर्ष इसके घर से जाकर अगले वर्ष इसके घर से, उसके बाद सब घर एक एक बेटा देना है उसको। अगर आपको एक ही संतान है तो उसको क्या कर देना है आपको, नहीं देंगे तो उस लोग अपशगुन मानता है। नर की बलि, अंग्रेजों ने नरबली परंपरा पर क्या करते रोक दिया। कन्यावध, बेटी के जन्म होते ही मारने की क्या थी परंपरा थी। अंग्रेजों ने इस पर भी चलता है। तो ये लोग वो करते होंगे जरा पास नीमन खाए न हो तो जान लिए। जो लक्ष्मी का अपमान करेगा भला उसके नाम लक्ष्मी के ना से आएगी। बेटियां तो लक्ष्मी होती है ना। आज देखना बेसी बेटों में पैसों बेसी होगी। आज देखना बेटी की संख्या कम होगी, लक्ष्मी जी ना होगी। हाँ सही बोल रहा है, हमने देखा है। जगरा भी देखे 4-5 को बेटी है, भाई अपवाद भी होते हैं, कम ही न रहता है। बेटी आती है तो अपने भाग्य से सब कुछ लेकर आती है। आज सब लोग अगर बेटी के मार देगा तो बेटवा कहाँ से आएगा, सोचो ना। हाँ, ये अलग है कि महिलाओं की स्थिति में अगर गिरावट है, इसमें जिम्मेवार महिला ही नहीं। महिलाओं की भूमिका एकदम साफ उल्टा है। अपना बेटा के बिया हो सिकड़ी बजाएगी ना, 10 लाख से कम तिलक न लगे। आखिर अपना बेटी के बिया हो लेके अपना कहा कि 11 लाख से बाप रे बड़ा का साई है, मेरा बेटी उठी ना है कि बात पलटने में तक देरी नहीं लगता। महिलाओं को तो चरित्र ही हमको आज तक समझ में नहीं आया।
कन्या विधवा विवाह नियम था। विधवा जिसके पति मर जाते उसे विधवा कहा जाता है। जिसके पति क्या हो जाए, मर जाए, उसे क्या कहते, विधवा कहते हैं। नियम था पहले, हालांकि आर्यवन समाज में विधवा का विवाह नहीं होता है, नहीं, लेकिन अभी भी समाज में लोग अच्छा दृष्टिकोण से, शायद चाहे जाति तो नहीं, मेरा मतलब इसे नहीं है, अच्छा दृष्टिकोण से नहीं देखा जाता है शायद। हाँ ठीक बात है, तो एक उम्र के बाद हो ठीक है, लेकिन अब शादी साल हुआ, अगले साल उसके पति मर गए किसी कारण से, वहां उसकी शादी होनी चाहिए। उसका परवरिश कौन करेगा, देखभाल कौन करेगा? लेकिन ऐसी परंपरा नहीं थी, विधवा का विवाह नहीं होता था। एक बहुत बड़े समाज सुधारक शिक्षाविद, आपने नाम सुना होगा, ईश्वर चंद्र विद्यासागर। ये भी बंगाल के बंगाली ब्राह्मण थे। हाँ, यो राजा तो पंडित जी थे ना, बंगाली थे भी। इन्होंने विरोध किया। उस समय गवर्नर कौन थे? लॉर्ड डलहौजी ही थे। 1855-56 की कहानी है। लॉर्ड ईश्वर चंद्र विद्यासागर बार बार प्रयास कर रहे थे परंपरा खत्म होनी चाहिए। लॉर्ड डलहौजी ने रिस्क लिया, कानूनी रूप दे दिया कि नहीं, विधवा विवाह क्या हो जाएगा, नहीं को होगा, विधवा विवाह को लागू करना होगा। और इस परंपरा को आगे बढ़ाने के लिए ईश्वर चंद्र विद्यासागर के एक बेटा था, इसने अपने एक बेटा का ब्याह विधवा से कराया। हमारे क्रांतिकारी, हमारे स्वतंत्रता सेनानी, हमारे 1947 के पहले के जो भी समाज सुधारक हुए हैं, उन्होंने पहला उदाहरण अपने यहाँ ऊपर लिया है। और आजकल के जो ये समाज सुधारक उजला उजला कुर्ता पैजामा पहन के अंग्रेज बने हुए हैं, ये लोग मंच पर भाषण देते हैं और बलि किसी और को बनाते हैं, अपने पर उदाहरण नहीं लेते हैं ये लोग। हम नाव क्यों ले किसी का? आप लोग समझदार है, होशियार है, जो परंपरा को समाज में लागू करवाना चाहते हैं वो परंपरा अपने ऊपर ले ले तो शायद व्यवस्थाएं सुधर जाएगी। लेकिन बोलने में बोल देते हैं, लागू करने देते नहीं। इसके अलावा इस समय और भी परंपरा थी, बहुपत्नी प्रथा। एक पुरुष कई शादियां कर लिया करते थे। पश्चिम बंगाल के नंद कुमार था, 80 को ब्याह कर लेते। ये ठीक नहीं है। ये परंपरा क्या था? ठीक नहीं था। अंग्रेजों ने कहा कि नहीं, आप जितना का परवरिश करने में सक्षम हो। और एक और प्रथा थी, बेमेल विवाह हमारे समाज में था। बेमेल विवाह, बिना मेल का। हालांकि आज भी चल रहा है। लड़का 50 साल, लड़की 18 साल। ये कौन 20 साल को तो मर जाएगा, तो विधवा हो जाएगी, इसका देखने कौन करेगा? बात को हंसोगे तो काम नहीं चलेगा, लेकिन रिजल्ट आएगा तो पछताओगे। बात को सीरियसली समझो। नहीं मुझे बात को ताली आज बजाओगे तुम बाद में तुम्हारे पर दूसरा ताली बजाएगा। क्या गलती सही? यहाँ मुद्दा समझो ना। बहुपत्नी प्रथा, एक आदमी कई स्त्रियों से विवाह करे तो इसे कहते बहुपत्नी प्रथा। अंग्रेजों ने कहा कि नहीं, नियम ठीक नहीं है, इस प्रथा को भी तोड़ा जाए। और बेमेल विवाह, बिना मेल का। मेल क्या है? अगर लड़का 18 साल हो या 25 साल हो तो 18 साल 20 साल की लड़की चलेगा। लड़की है 18 साल का, लड़का है 45 साल की, कौन चल गया? कहता नौकरी करे में लेट हो गई तो तू बुढ़िया से कर ना भैया, तुमको ये 14 साल से ब्याह करने की क्या जरूरत है? अंग्रेज ने नियम गलत नहीं बनाया। अंग्रेज केवल बुरा ही नहीं था, जान लो। मैं न्यूट्रल होकर सोचो, अंग्रेज अगर इंडिया में राज किया तो केवल अंग्रेज ने जो नीति बनाया केवल गलत नीति नहीं बनाया, उनकी बहुत ऐसी नीतियां थी जो भारतीय समाज, भारत की अर्थव्यवस्था और भारत के आर्थिक विकास के लिए अच्छा था। अलग बात है कि उन्होंने जिस समय बनाया अपने लाभ के लिए बनाया, लेकिन बाद में तो मेरे हित में हुआ ना। स्त्री के सम्मान के प्रति बहुत अच्छा नियम था ये, बेमेल विवाह को या बहुपत्नी प्रथा को खत्म करना। गलती की सही? ये सती प्रथा स्त्रियों के सम्मान के लिए बहुत तोड़ दिया तो खत्म, अच्छा किया उन्होंने। विधवा विवाह को इसने अगर लागू कर दिया, स्त्रियों के सम्मान के लिए, अधिकार के लिए बहुत अच्छा काम था। लेकिन हमारे भारत के लोगों ने इसको एक्सेप्ट
यहाँ भले ही आर्थिक कारण में गलत था, राजनीतिक कारण में तो पूरा अंग्रेज गलत था, लेकिन सामाजिक कारण जो भी चेंज किया वो भारतीयों के भलाई के लिए किया, लेकिन भारतीय उसको पचा, बिना कानून को समझे विरोध करने का ये था। अगर हम धार्मिक कारण की बात कर लें तो अंग्रेजों ने धार्मिक क्षेत्र में भी बहुत सारे चेंजिंग किया, लेकिन यह चेंजिंग भारतीयों के लिए अच्छा नहीं था। जैसे 1813 में एक अधिनियम आया था, एक्ट 1813 के चार्टर एक्ट में अंग्रेजों ने ईसाई धर्म के पादरियों को भारत में आकर के ईसाई धर्म का प्रचार प्रसार करने का अनुमति दे दिया, खुला छूट दिया कि तुम भारत में आओ और ईसाई धर्म का क्या करो, प्रचार प्रसार करो। इसके अलावा 1850 में एक और अधिनियम आया, पारित किया था अंग्रेजों ने। 1850 में एक उत्तराधिकार अधिनियम पारित किया था, हालांकि यहां नहीं लिखा है, आगे आपको किसी बुक में मिलेगा। 1850 का अधिनियम में कहा कि जो व्यक्ति अगर ईसाई है, उत्तराधिकार अधिनियम में कहा गया, अगर उसका बाप मतारी मर जाता है, बाप मर जाता है, तो उसके संपत्ति को नीलाम या जब्त नहीं किया जाएगा। लेकिन अगर कोई व्यक्ति गैर ईसाई है, मतलब हिंदू या मुसलमान है, बौद्ध या जैन है, तो बाप के मरते ही यदि वह ईसाई धर्म स्वीकार कर लेता है तो अगर बाप की संपत्ति उसका हो जाएगा, लेकिन यदि स्वीकार नहीं करता है तो बाप के मरते ही उसकी सारी प्रॉपर्टी अंग्रेज की हो जाएगी, सरकार की हो जाएगी। गलत था कि सही? नियम गलत था ना, कि धर्म बदल लिए, ईसाई बन गए तो प्रॉपर्टी हमारी रहेगी, ईसाई नहीं बने तो पिता के मरने के बाद तुम्हारी उसकी सारी प्रॉपर्टी सरकार की हो जाएगी। ये परंपरा गलत था। तो यहाँ एक भी नियम कानून पारित किया, ये दूसरा पारित किया। एक अंग्रेज था मेजर एडवर्ड, नाम था कि अंग्रेज का नाम था उसका मेजर एडवर्ड। इसने तो स्पष्ट एक स्टेटमेंट जारी कर दिया मंच पर खड़ा होके कि भारत पर शासन करने का हमारा एकमात्र लक्ष्य संपूर्ण भारत के लोगों को ईसाई बना देना है। किसने कहा? मेजर एडवर्ड्स ने कहा। अब खून खौलेगा कि दम धरेगा, नौजवान को तो खोलबे करेगा। हम हिंदू है, हम मुसलमान, तो कहता ईसाई बनाना उद्देश्य है मेरा, मतलब सबको ईसाई बना देगा। अगर हमको न बनने का मन हो तो कोई भी काम उसके इच्छा से हो, सामने वाले की इच्छा से। अगर सामने वाले की इच्छा से ना हो तो जबरदस्ती कहा जाता है, और जबरदस्ती पर विरोध होता है, अब जबरदस्ती पर ही क्रांति होती है। और ये कानून पारित हुआ था, कई प्रकार के चेंजिंग हुआ। अंत में आता है सैनिक कारण। क्या था? हम सैनिक कारण की बात कर दें तो आपको बता दें, नॉर्मली इस समाज में था परंपरा ये। धार्मिक में एक और बात छूट गया जो मैं बोल दे रहा हूं कि भारत के लोग पगड़ी बांधने का शौकीन था, तिलक लगाने का था, दाढ़ी मूछ रखते थे। ये अंग्रेज दाढ़ी मूछ रखने, तिलक लगाने और पगड़ी बांधने की परंपरा पर भी लोग लगा दिया है। धार्मिक कारण में एक और बात था कि समुद्र पार करना भारतीय धर्म के विरुद्ध समझते थे, लेकिन आंग्ल बर्मा युद्ध जो 1848 में हुआ था, बंगाल की खाड़ी को पार कराया था, जबरदस्ती भेजा था। और नियम था जो समुद्र को पार कर लेगा अपना जाति को खो देगा, गंवा देगा, लेकिन अंग्रेजों ने कराया आंग्ल बर्मा युद्ध के समय, जो विद्रोह के लिए कारण बना था, सैनिक कारण। आपको बता दें, भारतीय सैनिक को 2 रुपया से 3 रुपया वेतन मिलता था उस समय, 2 से 3 रुपया महीना। उसी में अपना कपड़ा लता खाना पीना का जुगाड़ करना है। और वहीं अंग्रेजों की बात कर ले तो अंग्रेजों को 5 रुपया से 7 रुपया वेतन मिलता था। था ना, लड़ाई में अगर शुरू हो गया तो सबसे आगे इंडियन होगा, लेकिन प्रमोशन में सबसे आगे अंग्रेज होगा। बड़ा भेदभाव था। लड़ाई शुरू हो गया तो सबसे अगली लाइन में कौन खड़ा होगा? इंडियन। गलती की सही? लेकिन अगर प्रमोशन की बात होगी तो सबसे आगे कौन होगा? दूसरा, भारतीय को ऊंचा पद पर नहीं भेजा जाता था, ऊंचा पद नहीं देता था। अधिकतम सुबेदार से ऊपर कर्नल जनरल मेजर नहीं बन सकता है।
भेदभाव था। अंग्रेजों के शासनकाल में भारतीय और अंग्रेज सैनिक का अनुपात था कितना? 5:1। सिपाही विद्रोह के समय तक माने 6 को सिपाही अगर टीम में है तो 1 को अंग्रेज होगा, 5 को कौन होगा? इंडियन होगा। इसको कहते हैं 5:1। 1854 में एक अधिनियम पर डाक अधिनियम बना था। 1854 में पढ़ा होंगे आप लोग पहले कि भारत में डाक तार की शुरुआत डलहौजी के शासनकाल में हुई थी। तो डाक अधिनियम बना। 1854 से पहले अगर सैनिक कहीं पर चिट्ठी भेजते, टिकट का पैसा लगाना नहीं, पर उनको फ्री मिलता था चिट्ठी भेजने का टिकट। लेकिन 1854 में डाक अधिनियम बना जिसमें भारत के सिपाहियों को भी सैनिकों को भी अगर चिट्ठी भेजना है तो उस पर टिकट लगाना पड़ता। एक तो वेतन का टिकट लगा दिया, सैनिक में खलबली मची। इसी समय एक घटना घटी जिसका नाम है तात्कालिक कारण। मतलब सिपाही विद्रोह के पहले तक, मतलब हम ये कह दे कि अंग्रेजों ने 1856 में एक नया राइफल बनाया। कलकत्ता में कारखाना था नहीं, बलीच शास्त्रागार था। कहाँ था? कलकत्ता में था। इस शस्त्रागार में एक नया राइफल बना जिसका नाम था एनफील्ड। कौन राइफल था? एनफील्ड नया राइफल बना, 2 नलिया बंदूक था। और एनफील्ड से पहले, ये बुलूच नाम था इसका, नहीं, इससे पहले उसका नाम था ब्राउन बैस। मतलब सिपाहियों को पहले ब्राउन बैस नामक लोहा वाला बंदूक दिया जाता था जो बंदूक भारी था। और लड़ाई के समय नियम होता सैनिक को कि अधिक से अधिक 10 से 5 किलो सामान लेके जा सकते हैं। उनमें तो 10 किलो लोहे वाला बंदूक हो जाता था। खाने के सामान क्या ले जाएगा? गोली कितना लेके जाएगा? लड़ाई भर के चलाता था। तो फिर नौली काली बनाया जाए बंदोहा का, बाकी लकड़ी का बना दिया जाए। बात समझे कि नहीं समझे? जब ब्राउन बैस था कई बार जंग लग जाता था, भारी था, चलाने में दिक्कत होती थी, तो ब्राउन बैस की जगह पर एनफील्ड राइफल देने की बात हुई आई। बात समझ गए? अब कहानी छोटी सी है कि जिस शस्त्रागार में सामान बन रहा था वहां तो सभी धर्म के लोग काम करते थे। और हमारे समाज में छुआछूत वाले क्या था? ज्यादा था, बहुत ज्यादा था। एक ड्राइवर था, वो नंद कुमार कोई थे, पंडित जी कहा के भाई तेका पानी पियाओ, बहुत दूर से प्यास लगा हुआ है। तो छोटे जात के हम के ना पानी पियाएंगे रे? क्या तो से न है ना, तो हम ना पियाएंगे। प्यास लगा था, गया बगल में हैंड पंप या जो भी था, गिलास अगर तो उससे पी लिया। समझो होगरे गिलास था, बड़ी मारा के मर वो गिलास से था। गरीब आदमी कहाँ से कर छू आ गया अब हमारे गिलास। उसी व्यक्ति ने कहा कि जी तुमको हम गिलास से पी तो छू आ गया, जो बंदूक बन रहा है इसमें जो कारतूस लगेगा उस पर जो ग्रीस लगा हुआ है, जो कागज के समान पतला है, वो तो गाय और सुअर की चर्बी का बना हुआ है। अब बिना हाथ से तो छिलाएगा नहीं, दांत से खरोचना पड़ेगा तब वो ग्रीस हटेगा। जैसे उसने गाय और सुअर का नाम लिया, ये तो न होता है कि आग धड़क रहा था, पहले से 100 बरस सुलग रहा था, धुआं दे रहा था, खाली फूंक मारने की क्या थी, सुलग रहा था, गांव में कहता है। जैसे गाय सुअर की बात हो तब फूंक मार दिया। सारा सिपाही कहा ना, हिंदू मुसलमान सिख ईसाई सब कहा कि बंदूक क्या करेंगे, न पहले के लेंगे न कर लेंगे नहीं। सबसे पहला विद्रोह कलकत्ता के दमदम के सिपाहियों ने किया था, इस हथियार को लेने से इनकार कर दिया। मंगल पांडे बैरकपुर छावनी के 34वीं एनफील्ड के वो सिपाही थे, हेड थे, सूबेदार थे। उनके मेजर का नाम था मेजर भूषण। कहा कि तुम अगर ले लेगा तो सब ले लेगा। कहा कि धन के लिए धर्म को हमसे चेंज करने वाले में से वो तो निकाला पुराने का, मतलब मेजर हुसैन को गोली मार दी, जबरदस्ती किया। तो मंगल पांडे को पकड़ कर क्या दे दिया गया? फांसी दे दी गया। और जैसे ही फांसी हुआ सिपाही रुक गया। बहुत सारे सैनिकों को जिन्होंने विद्रोह किया था सबको जेल में ठूस दिया अंग्रेजों ने। लेकिन कितनी की कहानी है। अब मनीष जैसे निर्लज सिपाही कुछ थे, सुजीतो जैसन था, इमामुद्दीन जैसन। कुछ लोग अपना घरे से गया, कुछ लोग शहरे में रहता था, तो शहर में सामने घूमता सिपाही सब।
कुछ लोग अपना घरे गया तो सुजीत अपना घरे गया तो सुजीत के घर वाली साड़ी लेकर बैठा है, तू पहन ले, हम चलते हैं लड़ने। अयाउद्दीन जैसे लोग शहर में घूमने गए तो शहर की महिलाएं सिंदूर लाठी चूड़ी फेंकना शुरू कर दी कि एक भाई को गए जेल में बंद कर दिया, निर्लज तुम मटरगश्ती कर रहा है। स्त्री अगर किसी को अपमानित करे तो पुरुष को लगता है कि हम तो बेइज्जत हो गया। घूमा रातों रात, जो जेल में कैदी सब बंद था सबको जेल को तोड़ दिया, सबको मुक्त कराया, और सारा खजाना अस्त्र शस्त्र का खजाना क्या कर लिया, लूट लिया, और सीधा भागा कहाँ, दिल्ली। बहादुर शाह जफर सिपाही विद्रोह के समय मुगल बादशाह थे और गवर्नर का था लॉर्ड कैनिंग, उनको गया लाल किला में राजा का जयकार मनाया, उसे अपना राजा घोषित कर दिया और तय किया कि 31 मई को विद्रोह हम लोग शुरू कर देंगे। तैयारी करना शुरू कर दिया और तैयारी करने के लिए लाल कमल का फूल रोटी का बंटवारा किया था। चपाती माने रोटी होता है। लेकिन मंगल पांडे को तो पहले जेल में बंद किया और 8 अप्रैल को जो फांसी दे दिया, इस कारण लोगों को बर्दाश्त हुआ नहीं। 10 मई दिन रविवार को विद्रोह क्या हो गया। अगर चढ़ी वाली कारतूस नहीं होती सिपाही विद्रोह नहीं होता।